गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को डायरिया के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि डायरिया क्या होता है। क्या होता है डायरिया? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी डायरिया की? मोर देन मोर देन 3 स्टूल पर डे इज कॉल्ड डायरिया, है ना। दिन भर में अगर 3 बार से ज्यादा आपको मल त्याग करना पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरिया बोलेंगे। ठीक है। डायरिया के क्या क्या सिम्टम होते हैं तो आप देख लें। तो पहला आपका मोर देन 3 स्टूल पर डे। सिम्टम का मतलब ऐसी चीज जो दिखे, है ना। और साइन का मतलब जो डॉक्टर देखे। ठीक है, जैसे बीपी चेक करने का काम डॉक्टर का है, पल्स कितना है ये डॉक्टर चेक करता है। तो जो डॉक्टर चेक करेगा उसको हम साइन बोलेंगे, और जो हमें दिख जाता है दूर से उसको हम सिम्टम बोलेंगे। तो सिम्टम में हमारा पहला सिम्टम क्या है कि मोर देन 3 स्टूल पर डे। दिन भर में अगर 3 बार से ज्यादा स्टूल हो रहा है तो उसको हम डायरिया बोलेंगे। एब्डोमिनल स्पाज्म है, अगर मान लीजिए पेट में ऐठन है ना। ये सब क्या है? डायरिया के सिम्पटम है। पेशेंट झुक के आएगा और पेट पकड़े हुए होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसको एब्डोमिनल स्पाज्म हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है। ठीक है। फिर है आपका न्यूजिया। पेशेंट को मतली होगी, है ना। मुंह से पानी छूट रहा होगा, पेशेंट न्यूजियस फील करेगा। फिर है वॉमिटिंग, हो सकता है पेशेंट उल्टी भी कर रहा हो। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं। ठीक है, अगर डायरिया का पेशेंट है तो अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या चीज डायग्नोज करेगा? पहले तो बीपी चेक करेगा पेशेंट का। तो बीपी अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा सोडियम निकल जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन सीवियर होगी, तो क्या होगा? लो बीपी होगा, यानी कि हाइपोटेंसिव होगा पेशेंट। पेशेंट का बीपी कम होगा। ठीक है। हाई पल्स रेट इन सीवियर डिहाइड्रेशन। पल्स रेट ज्यादा होगी। क्यों पल्स रेट ज्यादा होगी? डिहाइड्रेशन की वजह से, है ना। अगर हमारे बॉडी में वाटर का लॉस होता है तो इससे हमारा शरीर क्या होगा? हीट होगा, है ना। यानी कि पल्स रेट बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे फीवर में क्या होता है? पल्स रेट एलिवेट हो जाता है। क्यों एलिवेट हो जाता है? क्योंकि जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है हमारा हाइपोथैलेमस तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे हमारा पल्स रेट ज्यादा होता है, ट्रैकिकार्डिया होता है। ठीक है। फिर अगला है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जो हमारा डिक्रीज यूरिन मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। पर डे 24 घंटे में हमें कम से कम 1.5 लीटर यूरिन होना चाहिए, लेकिन ये कम हो जाएगा। हो सकता है एक ही बार पेशेंट दिन में यूरिनेशन कर रहा है, 2 बार कर रहा है ना। कहने का मतलब यूरिन क्या होगा? पेल होगा, डार्क येलो होगा, ज्यादा पीला होगा, और अमाउंट कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है। ये आपके साइन होते हैं। इनको कौन चेक करेगा? आपका डॉक्टर चेक करेगा। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ होगा तो क्या इलाज देंगे? तो पहला हमारा लुपामाइड। लुपामाइड का क्या काम होता है आप लोग बताएं? क्रोजी का है। लुपामाइड का क्या काम होता है? एंटी डायबिटिक है। ये किस क्लास की मेडिसिन है? ये एंटी मोटिलिटी है। एंटी मोटिलिटी ड्रग पढ़े हो कि नहीं? जो मोटिलिटी को कम कर दें। नहीं पढ़े हो? एंटी डायरियल पढ़े हो कि नहीं? एंटी डायरियल पढ़े हो? तो उसमें एक क्लास रहा होगा आपका एंटी मोटिलिटी का। ऐसे एजेंट जो मोटिलिटी को कम कर दें। तो लुपामाइड आपका 2 मिलीग्राम होता है एक टैबलेट में। 2 स्टेट देना है। स्टेट का मतलब तुरंत देना है, 2 गोली साथ में तुरंत देनी है। पेशेंट लैट्रिन करके आया, मल त्याग करके आया है, लैट्रिन करने के तुरंत बाद आपको देनी है, ताकि उसकी जो बावल की मोटिलिटी है वो कम हो जाए। जब बावल मोटिलिटी कम हो जाएगी तो जो फ्रीक्वेंसी आप स्टूल है वो कम हो जाएगा, है ना। अगला है आपका रिडाटिल। रेसिका डाट्रिल एक ड्रग आप पढ़े होंगे। रेसिका डाट्रिल एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट नहीं पढ़े हैं? रेसिका डाट्रिल आपका एब्जॉर्बेंट है। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है ना। तो हमारे स्टूल में क्या होता है? वाटर ज्यादा निकल रहा है। अब हम ऐसी दवाई दें जिससे हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो यानी कि रेसिका डाट्रिल 100 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है। रीडाटिल तो इसका ब्रांड नेम है। जो मेन कंटेंट होता है उसको हम रेसिका डाट्रिल बोलते हैं। 100 मिलीग्राम हम दिन में 3 बार देंगे पेशेंट को। ठीक है। जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, स्टूल में वाटर कम निकलेगा। ठीक है। अगली आपकी एंटीबायोटिक है भाई। मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ होगा, तो एक तो पैरासाइट, दूसरा बैक्टीरियल। तो होता पैरासाइटिक है,
बैक्टीरियल तो पैरासाइटिक की वजह से हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो पैरासाइट जब कोई भी इंफेक्शन हुआ हमको, तो तुरंत जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया हैं एनएरोबिक वाले, वो हमें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एनएरोबिक और उसके साथ में जो बैक्टीरियल हुआ है और पैरासाइटिक, दोनों को हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिप्लाक्स टीजेड या नारफ्लाक्स टीजेड की गोली लेंगे। ठीक है, ये आपका ब्रांड है सिप्ला कंपनी का। तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम होगा और ट्रिनिडाजोल आपका 500 मिलीग्राम होगा। ठीक है, ये एक गोली आप सुबह खाएंगे और एक गोली शाम को खाएंगे। तो लिखा हुआ फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को सही करने के लिए हम ऐसा करेंगे। पेट में अगर इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो इससे गैस ज्यादा बनेगी, है ना, डकार आएगी, यानी कि ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। फ्लैटस ज्यादा पास होगा, मतलब गैस ज्यादा पास होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिप्लाक्स टीजेड की एक गोली। अगला हम क्या करेंगे, क्योंकि पेट में दर्द भी होता है, आपने सिम्टम में देखा है, तो एंटी स्पाज्मोडिक उसके लिए हम ले लेंगे, है ना। तो उसके लिए आपका डाइसाइक्लोमिन, एंटी स्पाज्मोडिक है आपका डाइसाइक्लोमिन, एट्रापिन, थायोसिन, प्रोपेंथिलिन, ये सब आप पढ़े हैं, है ना। के साथ में आप एंटी साइकोटिक मेडिसिन या एंटी एंजाइटी वाला ड्रग भी ले सकते हैं। ब्रांड आता है, उसमें आपका क्लिंडियम ब्रोमाइड, क्लोरडाइजिपाक्साइड और डायसाइक्लोमिन होता है। तो वो टैबलेट एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम को ले सकते हैं। या डाइसाइक्लोमिन 10 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। ब्रांड नेम साइक्लोपाम या मेफ्टाल इस पास आता है मार्केट में, है ना। सुबह दोपहर शाम आप लेंगे तो पेट में जो ऐठन हो रही है उसमें पूरी तरह से राहत मिल जाती है। फिर है एंटीएमेटिक, मान लो पेशेंट को उल्टी मतली हो रही है, तो उसके लिए हमें एंटीएमेटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा एंटीएमेटिक लेंगे, इमसेट लेंगे, यानी कि एंडाइन सिट्रान, है ना। 5-HT3 4, 5-HT3 है शायद, है ना, 5-HT4, 5-HT4 एंटागोनिस्ट है आपका, एंडाइन सिट्रान, गनीसिट्रान, पलेनोसिट्रान। तो इसकी हम जब भी हमको, एसओएस का मतलब है व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब मतली उल्टी होगी, एक गोली। एमडी का मतलब क्या होता है, एमडी लिखा हुआ है इमिसेट एमडी। व्हाट इज एमडी, किसी को कुछ आइडिया, आप लोग पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ चुके हैं। तो एमडी एक प्रिपरेशन आता है, एसआर आता है, डीएसआर आता है, ईसी आता है। इसी मतलब इंटरकोटेड, डीएसआर मतलब डोम पेरिडोन सस्टेन रिलीज, है ना। और एमडी का मतलब, नहीं नहीं, एमडी का मतलब माउथ डिस्पर्सिबल या माउथ डिसॉल्विंग, ऑटोमेटिक गल जाएगी, सलाइवा में घुल जाएगी। तो एमडी वाली जो भी ड्रग होती हैं जल्दी काम करती हैं इन कंपेयर टू ओरल डोजेस फॉर्म, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, टंग पे जैसे ही रखेंगे गल जाएगी, तुरंत अपना रिस्पांस शो करेगी। ठीक है, तो इस एमडी का मतलब माउथ डिसॉल्विंग या डिस्पर्सिबल। फिर वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए हम इनसे एमडी ले लेंगे जब हमको जरूरत होगी। तो हमेशा ये टैबलेट्स खाने के 10 मिनट पहले, या कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पेट दर्द की गोली ले रहे हैं, उसके 10 मिनट पहले लेनी होती है, ताकि ये वॉमिटिंग नौजिया कंट्रोल कर ले। तब आप दवाई खाएंगे तो आपको उल्टी मतली नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब सारी भाई डायरिया भी ठीक हो गया, पेट में दर्द भी सही है, नौजिया वॉमिटिंग भी पेशेंट को नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो हमारा इंटेस्टाइन डैमेज हुआ था, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक लेंगे। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग, गट गट हार्मी, और कोई एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस जानते हो, दूध वाला, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस क्लाउसी, है ना, या सेक्टोरोमाइसेस। इस क्लास के कोई भी प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक हम लेंगे तो इससे हमारी जो आंत है, जीआईटी है, वो सही रहेगी। ठीक है, जिससे दोबारा से जल्दी इंफेक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक नहीं प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर है डाइटरी एडवाइस, मतलब अब खाने में पेशेंट सही हो गया है या सही नहीं हुआ है, बीच में ही हम खाने में क्या देंगे पेशेंट को। तो पेशेंट को क्या देंगे, टेक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर, मतलब उबला हुआ पका हुआ पानी पेशेंट को पीना है। क्योंकि अगर हम ऐसे टेप वाटर लेंगे तो उसमें क्या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारा कंटामिनेशन होता है, डायरिया होता ही है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। तो पानी आपको बॉयल करके देना है। ठीक है, तो अब पानी की कमी हो जाती है तो और क्या करना है, इलेक्ट्रॉल आप ले सकते हैं,
या इलेक्ट्रो, ये सब ब्रांड है। इलेक्ट्रोबियान आप ले सकते हैं। यह सबसे अच्छा पाउडर चार्गिट आता है ना, करीब 30-35 रुपए का होता है। वो आप पानी में, उबले हुए पानी में मिलाकर 2-2 मिनट पे, 3-3 मिनट पे इसका सेवन कर सकते हैं। इससे जो आपका डिहाइड्रेशन है वो सही हो जाएगा, बीपी सही हो जाएगा, और जो पल्स रेट ज्यादा जा रहा था वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और क्या, गंजी, गंजी जानते हो कि नहीं, शकरकंद, है ना। हाँ, तो गंजी आप ले सकते हैं। ठीक है। गंजी में फाइबर ज्यादा होता है, और ऐसी चीज हमको खाना है, फाइबर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो डायरिया में ज्यादा वाटर नहीं निकलेगा। ठीक है। फिर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कोकोनट वाटर लेंगे तो इससे जो हमारा डिहाइड्रेशन है सही हो जाता है। जैसे डेंगू, डेंगू में कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी पीते हैं लोग, ताकि जो डिहाइड्रेशन हो मेंटेन रहे। साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। जैसे किसी को स्कैबीज हो गया तो कहते हैं नारियल का तेल लगाओ, कहते हैं कि नहीं। तो कोकोनट वाटर में एंटीसेप्टिक के साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो एक तो पेट भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक है तो स्किन भी आपकी तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है। इस वजह से हम कोकोनट वाटर लेते हैं। सॉफ्ट राइस लेना है, यानी कि आप खिचड़ी बनवा के खाएं, या चावल को एकदम गीला गीला करके गीला बनवाएं, है ना, सॉफ्ट हो जाए जब, ताकि आपको ज्यादा मुंह ना चलाना पड़े। ठीक है। क्योंकि मुंह आप चलाएंगे तो ज्यादा एसिडिटी होगी। जितने ज्यादा हम खाना चबाएंगे उतने ज्यादा क्या, HCl सिक्रेट होगा, जिससे डायरिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और भी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो इस वजह से हम सॉफ्ट राइस लेंगे। बनाना, डायरिया के केस में केला बहुत अच्छा माना जाता है। देखो, डायरिया अलग चीज है, डिसेंट्री अलग चीज है। ठीक है। और फूड पॉइजनिंग अलग चीज है। ठीक है। फूड पॉइजनिंग के केस में जितने चीजें आप देख रहे हो, इसमें से हम केवल प्लेंटी ऑफ वाटर और इधर नीचे IV फ्लूइड के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतली होती है और उल्टी होती है ना। साथ ही साथ साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, तो इस वजह से पेशेंट को बुखार भी आ जाता है। तो उस कंडीशन में दवाई हमारी चेंज रहेगी। ओरल हम कुछ खाएंगे नहीं, केवल और केवल IV थेरेपी लेंगे। इंजेक्शन IV लेना है ना, एंटीमेटिक भी IV लेना है ना, एंटी डायरियल भी आपको IV लेना, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल का इन्फ्यूजन आता है। ठीक है। और क्या करेंगे, बनाना देंगे अगर नॉर्मल डायरियल पेशेंट है। साथ ही साथ IV फ्लूइड देंगे, कौन सा, RL, यानी कि रिंगर लैक्टेट। डायरिया, न्यूजिया या वॉमिटिंग के केस में रिंगर लैक्टेट आपका बेस्ट, या इसको आप फ्लूइड आप चॉइस कह सकते हो, सबसे अच्छा फ्लूइड होता है, ये हम देंगे पेशेंट को। ये डिपेंड करता है कितना देना है, तो पेशेंट को कितने डिग्री डिहाइड्रेशन है। मतलब पता चला पेशेंट को 2 दिन से डायरिया हुआ है, 2 दिन से बिल्कुल पेशाब ही नहीं जा रहा है ना, पेशाब जो हो रहा है वो बिल्कुल रेडी हो रहा है, रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लाउडी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और तब तक इसको इन्फ्यूज करेंगे जब तक पेशेंट को टॉयलेट ना लगे, पेशाब ना जाना पड़े। पेशाब एक बार पेशेंट जाता है तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि पेशेंट को एसिडोसिस भी हो जाता है इस कंडीशन में, अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो एसिडोसिस भी हो जाता है। ठीक है। हाइपोनाट्रीमिया प्लस एसिडोसिस। फिर क्या करेंगे, अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा जिसको डायरिया भी हो गया है लेकिन डायबिटिक है, मतलब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो कौन सा फ्लूइड देंगे, नॉर्मल सलाइन, नमक और पानी का घोल होगा, उसको हम पेशेंट को देंगे। अच्छा, RL में भी शुगर की मात्रा नहीं होती है। जो रिंगर लैक्टेट होता है आपका, इसमें शुगर या डेक्सट्रोज ऐसी कुछ क्वांटिटी नहीं होती है, लैक्टोज डेक्सट्रोज कुछ नहीं होता है। तो फिर हम RL क्यों नहीं दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। तो प्रोटीन तो बहुत अच्छी चीज है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए। प्रोटीन उसके लिए खतरनाक है जिसका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा हो। ऐसा पेशेंट जिसको गठिया की समस्या हो, गाउट या हाइपर यूरिकेमिया, यूरिक एसिड ज्यादा हो, उसको, इसको तो प्रोटीन चाहिए, ये तो पहले से कमजोर है। तो क्या ऐसी खास बात है, कोई आइडिया। देखो भाई, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर कोई भी शुगर की दवाई खा रहा है तो 100% उसको BP की दवाई खानी पड़ेगी। मतलब ऐसा पेशेंट जिसका डायबिटिक भी है, यानी शुगर लेवल भी बढ़ा है, उसका BP भी हमेशा बढ़ा होगा, हमेशा बढ़ा होता है। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा केस में होता है। -1% ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज की दवाई खाने के बाद में शुगर की दवाई, BP की दवाई नहीं खाते।
अच्छा नहीं चलता है तो अच्छी बात है, उनका हाइजीन अच्छा होगा, है ना। अगर हाइजीन अच्छा है, खाना पीना अच्छा खा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बाकी 99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो बीपी की दवाई जरूर खाएगा, स्पेशली जो गांव के झोला छाप डॉक्टर से दवाई ले रहा है। क्यों? क्योंकि गांव का झोला छाप डॉक्टर बीपी के लिए कौन सी दवाई देता है? टेल मी साटान कौन देता है? एटिनोलाल, अम्लोडिपिन, ये तो नेफेडिपिन, डिल्टियाजम, विरापामिल, ये सभी दे रहे हैं, है ना। बीटा ब्लॉकर ज्यादा देते हैं गांव के लोग, जिससे क्या है, इंसुलिन लेवल डिक्रीज होता है और शुगर लेवल बढ़ता है। और अगर आप एंटी डायबिटिक ले रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा गांव का डॉक्टर कौन सी दवाई देता है? ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिकलामाइड, ग्लिकलाजाइड, ये सबसे खतरनाक दवाई है जीपीपी वाली, ठीक है। इससे शुगर लेवल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। सबसे सुरक्षित दवाई होती है मेटफार्मिन और विडाग्लिप्टिन, है ना। मेटफार्मिन और विडाग्लिप्टिन, चाहे पेशेंट हार्ट का हो, चाहे पेशेंट सीएनएस से कमजोर हो, या नसें कमजोर है उसकी, लंग्स कमजोर है, तो उसको हम बीटा गार्ड और मेटफार्मिन देते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो जो ड्रग सेलेक्ट करते हैं डायबिटीज की, वो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट, मोटे पेशेंट की अलग दवाई होती है ना, और जो दुबला पतला पेशेंट है उसको डायबिटीज है तो उसको अलग दवाई दी जाती है, ठीक है। तो चूंकि आरएल से बीपी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, इस वजह से हम आरएल कभी भी किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं। एनएस से नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल सलाइन है, बिल्कुल माइन्यूट इंक्रीज होगा बीपी, है ना। इसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज और याद रखो कि आप लोग आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जानते हैं कि नहीं? तो ये किस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपर या हाइपोटोनिक? आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? एक लोग बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइसोटोनिक नथिंग टू डू विद परसेंटेज, कि 0% है, 9% है, 10% है, इससे कोई मतलब नहीं होता। कोई बताएगा भाई? आप लोग पढ़े, सब पढ़े कि नहीं? देखो, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी इंफ्यूजन, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि आप आईवी या आईएम दे रहे हैं, बिना आइसोटोनिसिटी डिटरमाइन किए उसको आप नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर ये, एक चीज और बता दें, अगर ये आइसोटोनिक ना हो तो इसको हम चढ़ाते रहे और पेशाब होता रहेगा, ये हमारे बॉडी में रुकता नहीं है, रुकेगा नहीं, सॉरी, अगर आइसोटोनिक ना हो। तो ऐसा क्या होता है आइसोटोनिक में, ये रुक जाता है। और सबसे अच्छा फ्लूइड होता है हिमासील। हिमाक्सिल जानते हो कि नहीं? गांव हिमाक्सिल बोलते हैं, हिमासील, वन ऑफ द बेस्ट आईवी फ्लूइड, वो और अच्छा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। जब ये सब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम हिमासील चढ़ाते हैं पेशेंट को। क्यों? क्यों भाई? आइसोटोनिक ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका बॉडी, जिनका जो कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी फ्लूइड के प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर होता है। हाइपरटोनिक ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका जो कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के प्लाज्मा कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी फ्लूइड के प्लाज्मा कंसंट्रेशन से कम होता है। हमारी बॉडी उन्हीं चीज को एक्सेप्ट करती है जो हमारे लायक के हैं, जो हमारे बराबर है। तो यानी कि ऐसे फ्लूइड हमको देने पड़ेंगे जो हमारे बॉडी फ्लूइड से मैच करें। तो उसमें आरएल सबसे अच्छा मैच करता है। इस वजह से अगर आप 4 बोतल, किसी को डिहाइड्रेशन ना हो लेकिन 4 बोतल आप आरएल चढ़ा दीजिए, पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन पेशेंट को 1 ही 2 बार पेशाब जाना पड़ेगा। अब ज्यादा हो गया तो निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं आप हाइपरटोनिक चढ़ा दें तो क्या होगा? पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा। हाइपोटोनिक चढ़ा दें तो एक साइड में चढ़ता रहेगा, एक साइड में पेशाब होता रहेगा। तो इस वजह से हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको आइसोटोनिक बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अच्छी आइसोटोनिसिटी आपकी कौन सी होती है? हिमासिल की होती है, ब्रांड है हिमासिल। और दूसरे नंबर पे आपका आता है आरएल। तो अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है तो सबसे अच्छा फ्लूइड जो क्लिनिक पे मिल जाता है वो आरएल होता है। उससे हाइयर में आप जाएंगे तो फिर हिमासिल। हिमासिल के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना।
ठंडक मीडियम के मौसम में चढ़ाना चाहिए, ना ज्यादा ठंडक हो ना ज्यादा गर्मी हो। ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सभी को? तो चाहो तो आप लिख सकते हो ड्रग।